नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं अन्नू कपूर आप सभी महानुभावों का अभिनंदन करता हूं इस शो में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। हिंदी फिल्म्स की वजह से हम कह सकते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गोवा से मेघालय तक भारत एक सूत्र में बंध जाता है। आप ताज्जुब करेंगे अगर आप केरला में भी चले जाएं तो लोग रफ़ी साहब के गाने सुनकर ही बड़े हुए हैं, और हिंदी का मतलब रफ़ी के गाने हैं, हिंदी का मतलब किशोर कुमार के गाने। तो कुल मिलाकर हर खुशी में, हर जज्बात में, खुशी हो कि गम हो, खिलखिलाना हो कि पार्टी हो, इन्हीं फिल्मी गीतों का हम सहारा लेते हैं। ये सारे गीत हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुके हैं। आज इसी प्रोग्राम में कुछ किस्से सुनाऊंगा, गीत तो सुनाता हूं। आज आप सुनेंगे किस तरह मनमोहन देसाई के बड़े भाई ने उन्हें दिया डायरेक्शन का ब्रेक। क्यों राज कपूर फिल्म मेरा नाम जोकर के वक्त ऋषि कपूर से बार बार कहते थे कि कुछ कमी रह गई है। ये क्या किस्सा था, और बताऊंगा वो कौन सी मुस्लिम लेडी थी जिसे हिंदुस्तान की पहली डबल ग्रेजुएट मुस्लिम महिला होने का शर्फ हासिल है, गौरव हासिल है, और उसने फिल्म इंडस्ट्री में क्या योगदान दिया। किस बात पर दे मारा प्राण साहब ने किशोर कुमार को एक जबरदस्त मुक्का। ऐसी ही कुछ कहानियां होंगी। तो सबसे पहले बात मनमोहन देसाई की और उनकी पहली फिल्म छलिया की। बात उन दिनों की है जब मनमोहन देसाई अपने बड़े भाई सुभाष देसाई को असिस्ट किया करते थे। उम्र होगी तकरीबन 22 साल। बड़े भाई सुभाष देसाई ने मनमोहन को एक फिल्म डायरेक्ट करने का मौका दिया और पूछा, फिल्म में किसे लेना चाहते हो? मनमोहन तुरंत बोले, मैं राज कपूर नूतन का बड़ा फैन हूं, उन्हें फिल्म में लेना चाहता हूं। इसके बाद सुभाष देसाई ने राज कपूर से फिल्म के लिए बात की। कहा, मेरा छोटा भाई है मनमोहन, फिल्म को डायरेक्ट करने जा रहा है। राज कपूर ने सुभाष से कहा कि ठीक है, वो तुम्हारा भाई है, लेकिन क्या वो फिल्म बना पाएगा, डायरेक्ट कर पाएगा? इसलिए इस फिल्म में काम करने के लिए मेरी एक शर्त है। पहले मैं कुछ दिन उसका काम देखूंगा, और अगर नहीं जमा तो हम डायरेक्टर चेंज कर देंगे। बोलिए मंजूर मिस्टर देसाई? मिस्टर सुभाष देसाई मान गए, लेकिन उन्होंने ये बात अपने छोटे भाई मनमोहन को नहीं बताई। उन्होंने मनमोहन से यही कहा कि राज कपूर जी फिल्म करने को राजी हो गए, काम शुरू करो। और इस तरह से फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो गई। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ शूटिंग में जुट गए मनमोहन देसाई। जब फिल्म के टाइटल सॉन्ग की शूटिंग पूरी हुई तो राज कपूर मनमोहन के काम से बहुत खुश हो गए, और उन्होंने मनमोहन से कहा, यू आर ऑन, अब फाइनली इस फिल्म के डायरेक्टर तुम बन ही गए हो। मनमोहन देसाई को राज कपूर की बात समझ में नहीं आई, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि असल में बात क्या थी। मनमोहन देसाई ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि अच्छा हुआ कि उनके भाई साहब ने ये ट्रायल वाली बात उन्हें नहीं बताई, वरना वो बहुत घबरा जाते और उनका ध्यान नर्वसनेस की वजह से भटक जाता, और फिल्म को डायरेक्ट करने की जगह वो स्टार राज कपूर को खुश करने में लग जाते। तो इस तरह मनमोहन देसाई को मिली उनकी पहली इंडिपेंडेंट फिल्म एज ए डायरेक्टर, जिसका नाम था छलिया। मनमोहन देसाई के मुताबिक उनकी सफल फिल्मों में से छलिया ही एक ऐसी फिल्म है जिसे मासेस के साथ साथ क्लासेस ने भी सराहा, क्रिटिक्स ने भी बहुत पसंद किया। क्यों राज कपूर फिल्म मेरा नाम जोकर की शूटिंग के दौरान अपने बेटे ऋषि कपूर की परफॉर्मेंस, शॉट, शूटिंग देखने के बाद हमेशा कहते, कुछ कमी रह गई बेटा। ये कमी क्या थी, क्या वजह थी? ये वाकया सुनाऊंगा वापस आकर। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। बात ग्रेट राज कपूर की और उनके बेटे ऋषि कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ऋषि कपूर के हर शॉट के बाद राज कपूर बोलते, तुमने शॉट तो बहुत अच्छा दिया पर कुछ कमी रह गई। ऋषि कपूर अगले सीन में फिर कोशिश करते कि वो पिछले शॉट से बेहतर हो, लेकिन हर बार यही डायलॉग सुनने को मिलता, कुछ कमी रह गई। अब ऋषि कपूर इस बात से बहुत टेंशन में आ गए। सोचने लगे सब लोगों को काम बहुत पसंद आ रहा है, पापा का
मिजाज समझ में नहीं आ रहा है। पापा को राज कपूर साहब को क्यों कमी नजर आती है और हमेशा कमी नजर आती है। खैर ये सिलसिला चलता रहा, फिल्म बनी, रिलीज हुई और इस फिल्म के लिए ऋषि कपूर को एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। अवार्ड लेने के बाद ऋषि कपूर अपने पिता राज कपूर से जब आशीर्वाद लेने गए तो उन्होंने कहा कि अब तो बोल दीजिए कि मैंने अच्छा काम किया। पापा राज कपूर ने अवार्ड के लिए बेटे को बधाई दी और बधाई देने के बाद फिर वही सेम, काम तो अच्छा था मगर थोड़ी कमी रह गई थी। बेटे ऋषि कपूर के सब्र का बांध टूट गया। हिम्मत जुटाकर पिता से पूछ ही डाला, पापा किसी को भी कोई कमी नजर नहीं आई, आपको ही नजर आती, आप हमेशा यही बोलते हैं, क्या कमी है? बड़े प्यार से राज कपूर, ग्रेट राज कपूर ने अपने बेटे ऋषि कपूर को समझाया कि जब वो छोटे थे, जब वो पापा पृथ्वीराज कपूर के साथ काम किया करते थे और यही सवाल पूछा करते थे अपने पापा से जो ऋषि तुम आज अपने पापा से पूछ रहे हो। तब पापा पृथ्वीराज कपूर ने उन्हें कहानी सुनाई थी। वो कहानी ये थी, एक नट हुआ करता था कलाबाज। वो अपने बेटे को कंधे पर बिठाकर लोगों के लिए कई प्रकार की कलाबाजियां करता था। ऊंचाई पर बंधी रस्सी पर चलना, बैलेंस करना, बड़े लंबे बांस से करतब दिखाना वगैरह वगैरह। जब उसका बेटा बड़ा हुआ तो उसने भी यही अपना लिया। बेटा जो भी करता लोग तालियां बजाते, खूब पैसा देते, लेकिन बाप हमेशा ये कहता था बहुत अच्छा किया पर थोड़ी कमी रह गई। उस लड़के ने और मेहनत की और पैसा कमाया और लोगों की तालियां पाई, फिर भी बाप एक ही बात कहता था कुछ कमी रह गई। बेटा नाराज हुआ और उसने अपने बाप से लड़के कहा कि वो आज से ये सब कहना बंद कर दे। उस दिन के बाद से बाप ने बेटे को कुछ नहीं कहा, लेकिन एक दिन रस्सी पे चढ़ने के दौरान, ध्यान भटकने के दौरान वो बेटा रस्सी से नीचे गिर गया। ये कहानी सुनाकर राज कपूर ने ऋषि कपूर से कहा, इस कहानी से मुझे जो सीख मिली है मैं चाहता हूं कि वही सीख तुम्हें भी मिले और तुम भी अपने काम पर गर्व करके उसे और बेहतर करने की कोशिश करो और कभी भी किसी चीज को कैजुअल लेना शुरू ना कर दो। कैसे एक साथ पूरे हो गए भूपेन हजारिका के दो सपने, जानने के लिए सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। एक इत्तेफाक भूपेन हजारिका के साथ उनके बचपन में हुआ। भूपेन दादा बचपन से ही हेमंत कुमार के बहुत बड़े मुरीद थे, फैन थे, उनकी आवाज के दीवाने थे, अपना गुरु, अपनी प्रेरणा मानते थे उन्हें। भूपेन हजारिका बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट गाना भी गाया करते थे, जिसके लिए उन्हें रॉयल्टी मिलती थी। जब एक दिन वो यही रॉयल्टी लेने कलकत्ता की एक प्राइवेट म्यूजिक कंपनी में गए तो क्या देखते हैं कि रिसेप्शन पे बहुत बड़ी भीड़ जमा है। भीड़ देखकर एक चुपके से एक कोने में बैठ गए और समय काटने के लिए एक असमिया गीत गुनगुनाने लगे। इसी बीच लोग एक एक करके मैनेजर के केबिन से अंदर बाहर जा रहे थे और भूपेन दादा वो गीत गुनगुनाते गुनगुनाते अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद अचानक एक आदमी उनके सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, नमस्कार, मैं हेमंत कुमार हूं, तुम बहुत अच्छा गाते हो। मैं वहीं सामने बैठा हुआ तुम्हें गाते हुए सुन रहा था। क्या नाम है तुम्हारा? भूपेन हजारिका के तो हाथ के तोते उड़ गए, भौचक्के हो गए, विश्वास ही नहीं हुआ। भूपेन हजारिका ने इससे पहले अपने आइडल हेमंत कुमार को कभी देखा भी नहीं था, लेकिन यहां पे तो सामने भगवान ही खड़े थे। समझ में नहीं आया कि क्या बोले और क्या नहीं बोले। हिचकिचाते हुए, हिम्मत जुटाते हुए कहा, जी मेरा नाम भूपेन है, भूपेन हजारिका। मैं यहां अपने गानों की रॉयल्टी लेने आया था। और दादा मैं तो आपका भक्त हूं, मैं भी बस आपके जैसा ही कुछ नाम करना चाहता हूं। हेमंत कुमार भूपेन से बोले, आओ चलो मेरे साथ। हेमंत कुमार भूपेन को टैक्सी में लेकर बिठाकर चल दिए। भूपेन हजारिका को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह इत्तेफाक है या सच में ये सब हो रहा है, यह सपना है कि हकीकत है। सारे रास्ते यही सोचते रहे
कि हेमंत कुमार भूपेन को लेकर कोलकाता में स्थित HMV म्यूजिक कंपनी के ऑफिस पहुंच गए। वहां हेमंत कुमार ने भूपेन हजारिका के नाम की सिफारिश की और उनकी सिफारिश पर तुरंत भूपेन को एक एल्बम के लिए साइन कर लिया गया। भूपेन ने सोचा भी नहीं होगा कि एक ही दिन में उनके दो दो ख्वाब पूरे हो जाएंगे। एक अपने आइडल हेमंत कुमार के दर्शन करना और दूसरा अपना खुद का एक एल्बम बनाने का सपना पूरा हो जाएगा। कैसे गीतकार अनजान साहब का एक सपना उनके बेटे गीतकार समीर की वजह से पूरा हुआ, ये सपना क्या था, इसके पीछे क्या किस्सा था, बताऊंगा लौटकर। आप सुनते रहे सुहाना सफर विद अनु कपूर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर। अनजान साहब, खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। यही गीत, बेहतरीन गीत लिखे अनजान साहब ने। अनजान साहब का नाम था लालजी पांडे, अनजान उनका तखल्लुस। अनजान साहब का फिल्मी करियर शुरू हुआ था 1993 में आई फिल्म जिसका नाम था प्रिजनर ऑफ गोलकुंडा। इसके बाद आने वाले कई सालों तक उन्होंने कल्याण जी आनंद जी के अलावा कई संगीतकारों के लिए बहुत से बेहतरीन हिट गीत लिखे। बहारें फिर भी आएंगी, ये भी अनजान साहब का लिखा हुआ, ओपी नैयर का म्यूजिक है। दो अनजाने, लावारिस, याराना, डॉन, मुकद्दर का सिकंदर, न जाने के 3 दशक तक फिल्मों के लिए सैकड़ों गीत लिखने वाले अनजान साहब के बहुत से गाने सुपर डुपर हिट हुए, मगर दुर्भाग्य से उन्हें कभी भी फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला। ये ख्वाहिश ही रह गई, दबी हुई इच्छा, सपना अधूरा रह गया। लेकिन जब उनके बेटे गीतकार समीर को पहली ही हिट फिल्म आशिकी के लिए सन 1990 में फिल्म फेयर का अवार्ड दिया जा रहा था, तब बेटे ने, अपने पिता यानी कि समीर ने अनजान साहब को स्टेज पर बुलाया और अपने फादर को डेडिकेट कर दिया। कहा अगर आप कुछ कहना चाहें। अनजान साहब ने कहा सारी जिंदगी मुझे फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला, पर आज मेरे बेटे को उसकी पहली हिट फिल्म में ही यह अवार्ड मिल गया। ये समीर के सफर की शुरुआत नहीं है, बल्कि ये अनजान के दूसरे सफर की शुरुआत है। तो इस तरह अपने बेटे की वजह से बरसों का सपना हकीकत में बदल गया, पूरा हो गया। एक अच्छे कलाकार को पुरस्कार मिले ना मिले, उसकी कला को कदरदान मिलते रहे, इससे बड़ा कोई पुरस्कार नहीं हो सकता। किस बात पर दे मारा प्राण साहब ने किशोर कुमार को एक जोरदार मुक्का, बताऊंगा वापस आकर। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अनु कपूर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर। जनाब, अब बात प्राण साहब और किशोर कुमार के किस्से की। ये वाकया खुद प्राण साहब ने किशोर कुमार पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री में अपनी जबानी बताया है। बात है 1955 की एक फिल्म जिसका नाम था पहली झलक। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था MV रमन ने। तो जनाब, इस फिल्म में एक फाइट सीन था जो किशोर कुमार और प्राण साहब पर पिक्चराइज होना था। इस फाइट सीन में प्राण साहब को किशोर कुमार के पेट पर एक जोरदार मुक्का मारना था। जब भी प्राण साहब उन पर फिल्मी मुक्का, यानी फिल्मों में जैसे चीट करते हैं, ये फिल्मों की जो फाइट होती है वो क्राफ्ट है, वो एक्चुअल मारा मारी नहीं होती है, बल्कि स्क्रीन पे उसे ऐसे लगना होता है कि जैसे मारा मारी हो रही है, ध्यान रखें। तो जब जब प्राण साहब किशोर कुमार को ये फिल्मी मुक्का मारते, तब तब वो रिएक्ट करने की जगह हंस पड़ते थे। हर रीटेक में ऐसा ही हो रहा था, क्योंकि ये एक्चुअल मुक्का तो होता नहीं था, ये तो क्राफ्ट का है, आर्ट है। MV रमन भी किशोर कुमार से कह रहे थे कि यार सीरियस हो जाओ, हंसो मत। मगर जब टेक होता और जैसे ही वो पंच देने की बारी होती, पंच लेने की, तो फिर किशोर कुमार को रिएक्ट करने की जगह फिर हंसी आ जाती। ये सिलसिला चलता ही रहा और करीब 7-8 टेक हो गए। तब MV रमन साहब प्राण साहब के पास गए और बोले, प्राण साहब आप ही अब कुछ कीजिए। प्राण साहब ने कहा टेक लो, मैं तैयार हूं।
इस बार जब टेक लिया गया तो प्राण साहब ने फिल्मी मुक्के की जगह असली मुक्का जब के किशोर कुमार के पेट में मार दिया। किशोर कुमार ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। अब जब असली मुक्का जब पेट में पड़ा तो चीख पड़ा किशोर कुमार, अरे मर गया मर गया। और शॉट कट हुआ। प्राण और रमन साहब बोले कि बस यही चाहिए था हमें, तुम्हारा शॉट के मर गया, हंसने का नहीं था। अब जब भी कभी आपको ये फिल्म पहली झलक देखने का मौका मिले तो प्राण साहब और किशोर कुमार की फाइट देखते हुए इस किस्से को याद जरूर कर लीजिएगा और साथ साथ हमें भी हमारे इस प्रोग्राम को। वापस आकर बताऊंगा कि वो कौन सी मुस्लिम महिला थी जिसे हिंदुस्तान की पहली डबल ग्रेजुएट मुस्लिम महिला होने का गौरव हासिल हुआ और उसने फिल्म इंडस्ट्री में क्या योगदान दिया, ये बताऊंगा। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अनु कपूर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत के बारे में बताने जा रहा हूं जिनके लिखे हुए आर्टिकल्स को भारत सरकार अक्सर बैन कर दिया करती थी। इन्हें खुद की लिखी हुई कहानियों को लेकर अक्सर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते थे। मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के एक मुस्लिम परिवार में जन्मी प्रसिद्ध लेखिका इस्मत चुगताई की। 10 भाई बहनों के बीच में पली इस्मत को बचपन से ही लिखने का शौक था। अपने शुरुआती दिनों में भाई मिर्जा अजीम बेग चुगताई, जो खुद एक जाने माने लेखक थे, उनसे उर्दू की तालीम हासिल की। ग्रेजुएशन आर्ट्स में करने के बाद उन्होंने दोबारा ग्रेजुएशन बीएड में किया। गौर फरमाइएगा, ये वो दौर था जब लड़कियों को पढ़ने का मौका मिलता ही नहीं था। उस जमाने में इस्मत चुगताई, जिन्हें बाद में हम सब इस्मत आपा बुलाते थे, उस जमाने में इस्मत चुगताई ही भारत की वो पहली मुस्लिम महिला थीं जिन्होंने डबल ग्रेजुएशन किया था। वो प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन के लिए भी छुप छुप के लेख लिखा करती थीं। क्यों? क्योंकि उनकी राइटिंग से कंजर्वेटिव मुस्लिम फैमिलीज को बहुत ऑब्जेक्शन हो जाया करता था। ये वो जमाना था जिस जमाने में ये सब करना बहुत मुश्किल हुआ करता था। उनकी लिखी कहानी अंगारे और लिहाफ में उन्होंने मुस्लिम औरतों के बारे में वो बातें लिखी हैं जो उसके पहले सामने नहीं आई थी, ना ही किसी ने इन बातों को कहने की जुर्रत की थी। उन्होंने मुस्लिम समाज में कई बदलावों की बातें लिखी। उन्होंने ये भी लिखा था कि इस तरह मुस्लिम औरतों का नकाब पोशी में रहना गलत होता है और इसी के चलते उनकी ये कहानियां साउथ एशिया में लंबे टाइम तक बैन कर दी गई थीं। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े। उनकी लेखनी, राइटिंग इतनी सटीक और पेनिट्रेटिव और इतनी चुभती हुई थी कि उनकी लेखनी को सादत हसन मंटो, मुंशी प्रेमचंद जैसे दिग्गज लेखकों के स्तर का भी माना गया। इस्मत चुगताई का हिंदी सिनेमा में बहुत योगदान रहा। मशहूर लेखक निर्देशक शाहिद लतीफ से 1941 में उन्होंने शादी की और यहीं से उनकी जिंदगी का रुख हिंदी सिनेमा की तरफ हो गया। इनकी पहली लिखी हुई फिल्म थी 1948 में आई फिल्म जिद्दी। इसके बाद उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्में लिखी। आरजू जैसी फिल्म भी लिखी। फिर आई फिल्म सोने की चिड़िया। इस फिल्म की ना सिर्फ पटकथा इस्मत आपा ने लिखी बल्कि इसका निर्माण भी उन्होंने किया। इसके अलावा जो फिल्म उन्होंने की वो थी जुनून 1978 की, गरम हवा, जवाब आएगा वगैरह वगैरह। इस्मत चुगताई एक ऐसी शख्सियत रही हैं दोस्तों जिनके बारे में थोड़े से लफ्ज़ों में बयान करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो SMS कीजिए, लिखिए बिग स्पेस दीजिए सुहाना सफ़र और लिख डालिए अपना मैसेज या सवाल और भेज दीजिए 55454 पर। आप हमारा ये शो बिग FM के ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। फेसबुक पर मुझसे कांटेक्ट करने के लिए लाइक कीजिए मेरा ऑफिशियल फेसबुक पेज facebook/सुहाना सफर विद अनु कपूर। आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।